कांग्रेस। देखिए, मैं कांग्रेस का जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ओ, और मुझे कांग्रेस में 40 साल हो गए। बराबर। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा जो है यूथ कांग्रेस के एक वार्ड अध्यक्ष से शुरू की। फिर 92 में मैं यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट सिटी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बना। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ में है महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के नहीं, नागपुर शहर कांग्रेस ना- कमेटी के नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रमन जी पालीवाल। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपकी राजनीतिक हलचल, आपका जो दौर था, कैसा, कहाँ से शुरुआत की और कैसे रहा? देखिए, आज मुझे जो नागपुर शहर में कांग्रेस का साथ मैंने 40 साल से दिया हूँ। और उसमें विभिन्न छोटे पदों से लेकर युवक कांग्रेस के एक वार्ड अध्यक्ष से लेकर मैं 1992 में सारे पदों पर रहने के बाद 1992 में मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। 5 साल मैंने यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए काम किया। और उसके बाद भी मैं कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी बना, क्योंकि ये कांग्रेस में ऐसी व्यवस्था थी कि जो यूथ कांग्रेस से रिटायर होते हैं वो कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। वो जनरल सेक्रेटरी बनते हुए मैंने कांग्रेस कमेटी संभाली। उसके बाद में विकास जी के समय में कांग्रेस में वरिष्ठ जो है उपाध्यक्ष के बतौर काम कर रहा हूँ। बिना रुके बिना ठहरे मेरी ये यात्रा 40 साल से शुरू है। बीच के समय में नागपुर महानगर पालिका में नॉमिनेटेड कारपोरेटर भी था। तो ये सब चलते हुए अगर मैं पूरे अपने कामों की लिस्ट गिनाऊंगा तो बहुत बड़ी है। आपको पूछना है, सुनाना है तो मैं बता सकता आने वाला कुछ समय में विधानसभा आने वाली है हूँ। और कांग्रेस पक्ष की ओर से आपका नाम आगे चल रहा है। हम्म। क्या कहेंगे, क्या इच्छुक हैं आप? देखिए, अब देखे जाए तो मैंने युवक कांग्रेस में बहुत काम किए और ऐसे काम किए जो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। EWS स्कीम थी एक नागपुर महानगर पालिका में, जिसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को प्लॉट्स दिया जाता था 400 स्क्वायर फीट का, बहुत सस्ते में। मैंने कहा कि मैं बेरोजगार नवयुवक जो है उनके लिए आप छोटे छोटे प्लॉट 400-500 स्क्वायर फीट के निकालिए, जिससे वो अपना वहाँ पे स्वयं रोजगार से कर सके। इसके लिए मैंने नागपुर सुधार प्रन्यास के बड़े बड़े जो प्लॉट्स थे उसके ऑक्शन होते थे वो रुकवाया। वहाँ पे आंदोलन हुए, वहाँ पे हम गिरफ्तार हुए और उसके बाद में वहाँ की जो ट्रस्टी है और जो वहाँ के कार्यकारी अधीक्षक थे, उन्होंने कहा कि हम एक प्रस्ताव डाल रहे हैं यहाँ पे, और आप अगर उसका समर्थन मिला तो हम नागपुर शहर में 1200 प्लॉट निकालेंगे। और 5-5 हज़ार रुपए के नॉमिनल प्लॉट पे काम्पी रोड पे और यहाँ पे वर्धमान नगर के आगे कलमना मार्केट के सामने 1200 प्लॉट दोनों जगह मिला के निकलेंगे। और 5-5 हज़ार में आज वहाँ पे पूरी जो एक इंडस्ट्रियल बस्ती, कई लेथ वाले, कई मेल्टिंग वाले, ये लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ के आज रेट 25-20-25 लाख है। ये एक मेरा महत्वपूर्ण काम। फिर दूसरा तो मैंने बहुत काम किए, यानी बैंकों के शिविर लेना, रक्तदान लेना, झाड़े लगाना, संजय के पास सूत्र पे कार्यक्रम लेना, ये कई अनोखे कार्यक्रम है। फिर उसके बाद जब मैं नागपुर महानगर पालिका में आया तो मैंने 106 लोग में से 89 लोगों को रजिस्ट्रेट करवाया। जो चंद्रशेखर थे, अपने लिए अपने एक अनुशासन के लिए गिने जाते थे, उन्होंने 106 लोगों को निकाल दिया था। इसलिए निकाला था क्योंकि वो एक्सेस भर्ती पे उन्होंने भर्ती किए थे और उस पे कई लोगों पे केस चले। जो अपने जो पूर्व महापौर थे उन पे चले 20 के, और जो सिलेक्शन कमेटी के लोग थे उन पे। पर वो मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था जो लड़ झगड़ के कारपोरेशन में प्रस्ताव लाया होऊंगा। शिवाजी राव मोगे थे, पृथ्वीराज सिंह चौहान थे सीएम, और 3 बार नितिन जी गडकरी थे। उनके सबके सहयोग से 3 बार प्रस्ताव लाने के बाद उस पर इंक्वायरी कमेटी बैठी। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई, लीगल रिपोर्ट आई। लीगल रिपोर्ट में सब चीज़ों के करने के बाद में एक कारपोरेशन में मेरे नेतृत्व में प्रवीण दटके थे उसमें, ये प्रफुल्ल गुर्दे थे, ऐसे 5 लोगों की कमेटी बनी। मैंने रिपोर्ट बनवाई और रिपोर्ट बना के उसको पॉजिटिव रिपोर्ट देने के बाद में ये 89 लोगों को जो है उनको रीइंस्टेट किया गया। और रीइंस्टेट करने के बाद आज बड़े बड़े पदों पे है वो।
और अच्छा नागपुर महानगर पालिका की सेवा कर रहे हैं। स्टार बस में मैंने जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उनके लिए मैं फिर भारतीय जनता कामगार महासंघ का मैं विदर्भ का अध्यक्ष बना। उसके लिए उन्होंने मैंने 2-3 दिन स्ट्राइक की, उनके पगार बढ़ा के दिए। जो नागपुर महानगर पालिका में 100 जो सब्सिट्यूट लेबर थे उनको 140 दिन काम मिलता था, उनको 240 दिन काम मिला है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे जिनको 4,000 में जो कॉन्ट्रैक्टर भर्ती करता था उनको मिनिमम वेजेस के हिसाब से 10-12 हज़ार मिले। सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है बाहर से लेते थे महानगर पालिका। मैंने कहा कि आप जो आपके पास पढ़े लिखे हैं जो सफाई कर्मचारी जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की है, पहले उनको आप वो सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे करो। और ये सब कार्य सारी चीजें मैंने अच्छी तरीके से किया और मैंने अपना जीवन सिर्फ समाज सेवा में बिताया। फिर अभी जो देखे जाए तो गांधी की बगीचे की बात है। गांधी बगीचे में 1/3 जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे उसका 2 बार विरोध किया। एक बार 6 साल पहले वो भी रुकवाया और अभी भी रुकवाया। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चे स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, स्केटिंग रिंग और लॉन टेनिस, कैरम के और कोई सांस्कृतिक छोटे मोटे कार्यक्रम इसके लिए हॉल बने। कमर्शियल तो बहुत बड़ी जगह है, पूरा मध्य नागपुर कमर्शियल है, बगीचा तो एक ही है। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए मेरी इच्छा रहती है। और पुराने जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, अब मोमिनपुरा का पेंडिंग प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है फ्लाईओवर का, वहाँ के लोगों की विरोध है। तो बैठ के कम से कम उनकी भावनाएं सुन के उनकी बातें सुन के कुछ ना कुछ रास्ते का हल निकाला जाए। एक तरीके से शुक्रवारी तालाब का काम पड़ा हुआ है। जो मछली बाजार है, जो भोई समाज इतनी बड़ी संख्या में हमारा है, जो हिंदी भाषी है, उनके लिए मछली बाजार होना, वही कमाते हैं, वही खाते हैं, वही रहते हैं। वहाँ के लोगों का कुछ लोगों का विरोध भी है। पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी रोजी रोटी कमाना चाहिए। पूरा मध्य नागपुर जो है ट्रैफिक की तकलीफ से परेशान है। बेचारे छोटे छोटे हॉकर्स जो लोग जो है कमाई कर रहे हैं, ई रिक्शा वाले कमाई कर रहे हैं, उनके लिए योजना है। पुलिस क्वार्टर जो है, इतने पुलिस क्वार्टर्स बन गए, पुलिस क्वार्टर की जगह खाली की जाए। दिल्ली में जैसा पालिका मार्केट है उसके हिसाब से नहीं है उनपे। बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे ट्रैफिक का वो लगाया जाए, अपने पार्किंग के लिए जगह बनाई जाए। ई रिक्शा वहाँ पे खड़े रहे, जिससे वहाँ पे जब पार्किंग करेंगे तो ई रिक्शा के माध्यम से वो बाजारों में आए। पूरा मध्य नागपुर का आधा एरिया बाजारों से पटा हुआ है, कमर्शियलाइज हो गया है। अम, भाऊ अपन आपके कार्य सराहनीय रहे हमेशा। आने वाले विधानसभा को आप किस नजरिए से देखते मैं समझता हूँ एक सुनहरा अवसर आया है और यहाँ जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है। पर यहाँ पे ऐसे लोग होना, मध्य नागपुर से ऐसा विधायक हो जिसकी 3-4 पीढ़ी यहाँ पे गई हो, जो यहाँ की समस्याओं से वाकिफ हो। ऐसा नहीं कि बाहर से हम आ जाए और यहाँ से टिकट ले गए और फिर टिकट तो यहाँ से बाहर वाला तो चुनकर नहीं आ सकता। यहाँ जिनके संबंध है 3-3 4-4 पीढ़ियों से, जिनके पीआर ज्यादा है, पर्सनल रिलेशन ज्यादा है, व्यापारियों में ज्यादा है, हिंदी भाषियों में ज्यादा है, ये सब जो व्यक्ति के पास होगा, जिसकी नजरिया है, जिसकी नजर है। आज भंडार रोड सालों से नहीं बन रहा है, कई इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं चौराहे पे, वो नहीं हट रहे। एक आमदार बोले तो ट्रस्टी रहता महाराष्ट्र का, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने 3 साल के अनुभव जो नागपुर महानगर पालिका में लिया, अगर आपके इसमें स्किल है, आपके इसमें दिमाग में करने की भावना है और योजना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर करने वाला रहा तो बहुत आसानी से कर सकता है। क्योंकि वो वहाँ पे ट्रस्टी है, वहाँ का जनता का प्रतिनिधि है, तो ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए। हैं? मेरा दूसरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने आप पर विश्वास दिखाया है, विश्वास जताया है। हाँ। उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? तो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस या मजबूत करूंगा मैं तो। अभी जो है नाना पटोले के समय मैंने जब वो बाहर से यहाँ आए थे तो पूरे कांग्रेस कमेटी का भार मैंने उठाया और हर कार्यकर्ताओं से मिलाने का, क्योंकि मेरी सर्विस यहाँ 40 साल होगी, मैं हर एक को पहचानता हूँ, नेता से लेके एक छोटे कार्यकर्ता का, यूथ से लेके बड़े को भी। अब इसमें विकास बहु लड़े, विकास ठाकरे जी,
तो मैंने मध्य नागपुर के पूरे 305 बूथ का काम संभाला। 305 बूथ में लोग खड़े किए। हो सकता है उसमें हम सक्सेस नहीं हुए कि वो 305 बूथ हम सक्रियता से चला पाए। कमियां तो रही, वो कमियों को दूर करके आगे बढ़ेंगे कांग्रेस के लिए संगठन के हिसाब से। आने वाले विधानसभा को देखते हुए जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जनता के लिए यही संदेश रहेगा कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनो जिसको आपने समझा है, पहचाना है, और जो अपने घर में नहीं बैठता, जो रात दिन काम करते रहता है। क्योंकि अभी का, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता कि जो अभी के भी आमदार की जो है ऑलरेडी, उनकी भी नहीं करना चाहता। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप कहे तो बताता हूँ। देखिए, नागपुर पहले पहचाना जाता था कपड़े के व्यवसाय से। हजारों लोग यहाँ के बुनकर जो है, हलवा बुनकर, ये साड़ियाँ बुनते थे। हजारों पावरफुल लोग यहाँ पे थे, जो जहाँ पे मुस्लिम जनता जो है अपने पैसे कमा, रोजी रोटी कमाती थी। एक सूद गिरनी जो हमारे जो खासदार थे, नरेंद्र जी, नरेंद्र भाऊ, उन्होंने सूद गिरनी लगाए थे 121 एकड़ में कि भाई नागपुर के जो हलवा बुनकर है और जो पावरलूम वाले, उनको सूत मिले। अब वो ठीक है, आपकी वो सूद गिरनी बंद हो गई। इतने शक्कर कारखाने घाटे में चलते हैं, इतने सरकारी प्रायोजन जो है उद्योग घाटे में चलते, तो उनको आप सहायता देते हो। इसको अपनी मौत मरने दिया आपने, सहायता कुछ भी नहीं दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 121 एकड़ में आपने 100 एकड़ तो लोगों ने ले लिए, और वो आपने कोई ना कोई काम के माध्यम से, टेक्सटाइल डेवलपमेंट के माध्यम से आपने वो पैसे रख लिए। वो पैसे भी पूरे नहीं बांटे, जो कर्मचारी सूदगिरनी में काम कर रहे थे उनको जो पेंडिंग पेमेंट था वो भी नहीं दे पाए आप। अब 21 एकड़ जो है वहां पे एक जगह जो सूदगिरनी की मालकी हक की पड़ी हुई है, वो भी आप मेट्रो को अपने माड़ा को देने की तैयारी में हो। 135 करोड़ में आप माड़ा को दे रहे हो, और मार्केट वैल्यू आज रेडी रेकनर के दर से रेसिडेंशियल प्लॉट की कीमत के हिसाब से वो 800 एकड़ की है, 800 करोड़ की है। अब अगर आप उनके लिए वो 800 करोड़ रुपए खड़े करते हो, तो आपने मेट्रो इतनी बड़ी अच्छी लगाई है, चारों कोने में चार आप कैंपस लगाइए सूत गिरनी के। आपकी सूत गिरनी में सूत बनेगा, उसके लिए जो कपास की खरीदी होंगी वो चारों कोने में, चारों कॉर्नर में खरीदी कीजिए। जिनिंग खड़ी कीजिए, प्रेसिंग खड़ी कीजिए, सूत गिरनी खड़ी होंगी तो फिर वहाँ पे हाथ करगा के कैंपस बनाइए, पावरलूम के कैंपस बनाइए। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। आज हाथ करगा जो है, सिर्फ हाथ करगा नहीं रह गया, उसमें भी कंप्यूटर के ऊपर डिजाइनिंग होती है। ऊपर तो ये लगता है करघा कुछ, तो उससे वो ऑटोमेटिक बिगर मेहनत के, कम मेहनत से वो अच्छी फाइन साड़ियाँ निकलती जो टाटा वाला बेच रहा है। पावर लूम पे सेमी ऑटोमेटिक बन गया है, ऑटोमेटिक बन गया है। ये एक अगर वर्कर वहाँ खड़े हो तो 25 से 30 हजार रुपये महीना कमा सकता है। आप प्रोसेसिंग, वो कपड़ा बनने के बाद प्रोसेसिंग लगाइए, फिनिशिंग की लगाइए, उसके बाद रेडीमेड का जो नितिन जी की जो योजना है उसके बाद करिए। हजारों रेडीमेड के कारखाने लगेंगे। पर अपन सिर्फ रेडीमेड बेचने की दुकानें लगा देंगे तो इनको कौन देखेगा, गरीबों को? उनको रोजगार कैसे मिलेगा? मैं नितिन जी से बस डेपुटेशन देने जाने वाला हूँ कि आप वो करने के बदले पहले इनकी देखिए। नितिन का जो डेवलपमेंट का जो विजन रहता है, उस विजन में ये चीज शामिल करने के लिए मैं नितिन जी से मिलूंगा। मैं उनके खिलाफ जाके काम नहीं करूंगा, उनको साथ में लेके मध्य नागपुर की जनता के लिए कुछ न कुछ हो। भाई ये सोच है मेरी।